बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और हफ्ते का पहला दिन है फरा, मैंने आते हुए ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस किया। वो क्या? वो ये चीज़ थी कि जो हफ्ते के पहले रोज़ यानी कि पीर को स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं ना स्कूलों में और चेहरे लटके हुए होते हैं, आज पता नहीं क्यों मैं उनको बहुत मिस कर रहा था। कोई खास वजह थी? इनको नजर नहीं आए होंगे? नजर नहीं आए ना। अच्छा ठीक है, तो आपको लगा कि हो ये तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा मिस हो गया। अपना क्या हाल होता था वैसे जब आपको जाना? यही होता था। मतलब जुमा आज भी जिंदगी का हसीन तरीन दिन होता है और मंडे आज भी जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन होता है। आगे लंबा सफर होता है। और आप जो है एक एक दिन गुजारते हैं, लेकिन इसके बीच में भी हमजा मुझे लगता है कि हमें वो जो मेहनत करने की आदत है ना, ये नहीं छोड़नी चाहिए। और मेहनत में ही अल्लाह ताला जो है बरकत डालता है, उसमें अज़मत भी है। और ये कि हमें खुलूस नीयत के साथ जो काम करने का जज्बा है ना, वलवला, जोश, अज़्म, एक जोशो खरोश, ये चीज़ें वो हैं जो कि ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले करती हैं। और उसकी बुनियादी चीज़ है नीयत। आपकी नीयत होनी चाहिए कुछ करने के लिए, आप सब कुछ कर गुजरते हैं। हाँ अच्छा, मैंने भी ये एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे भी। ये धुंध आजकल आपको पता है धुंध के दिन है, और अगर आप भी ट्रैवल करना प्लान कर रहे हैं तो जल्दी प्लान करें, इसलिए कि रात को तकरीबन 10 बजे के करीब भी मोटरवे पर बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी। पिंडी भट्टियाँ से आगे जो है शदीद धुंध थी और हद निगाह भी बड़ी महदूद हो गई थी जिस वक्त मैं भी ट्रैवल कर रही थी। सो मुझे भी पहला वो इस मौसम का पहला तजर्बा हुआ धुंध के साथ डील करने का। वैसे धुंध का एक अपना रोमांटिसिज्म भी हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको कुछ नज़र भी आ रहा हो तो ये 10 बजे की बात कर रही है, आने वाले दिनों के अंदर 7-8 बजे के करीब भी शायद हमें मोटरवे बंद ही मिलेंगे, इतनी ज़्यादा धुंध हो जाए। हाँ लेकिन अल्लाह करे कि ये कंडीशंस बेहतर हों। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स से और उनसे पूछती हूँ कि इतनी ही धुंध हुआ करती थी, क्योंकि मुझे नहीं याद कि हमने बचपन में कोई इतनी धुंध देखी हुई है। अच्छा। कोई मेमोरी नहीं है। तो वो मुझे बताते हैं इसी तरह से रैंडम, लेकिन ये कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं, हमारा मुल्क उसकी जद में है, सो हमें उससे बचने के लिए यकीनी तौर पर अपना रोल और किरदार अदा करना है। कितने दरख्त लगाए हैं आपने? आपने कितने लगाए हैं? मैंने चंद एक लगाए हैं जो घर के अंदर कुछ मामलात किए वही किए, लेकिन ऐसे कोई स्पेशल नहीं किया। हमारी ड्राइव शुरू हुई पाकिस्तान के लिए कि जी कि हमने दरख्त लगाना है पाकिस्तान के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो लगाएं ताकि कुछ बेहतरी आए और हम लोगों के जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो हमारे हक में बेहतर। हाँ, और हम बच सकें उनसे। चलिए जी अब एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। पीडीएम क़यादत हतमी तारीख नहीं दे सकी है, पहले जनवरी या फरवरी। क्या लॉन्ग मार्च की तरफ तो नहीं बढ़ने लगा? मौलाना बिलावल और मरियम नवाज ने इस्तीफों के बारे में भी कोई बात नहीं की है। कोरोना की दूसरी लहर, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर की हुकूमत को मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने की पेशकश। लोग इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे, कोविड के मरीजों को सेहतयाब होने में भी मदद मिलेगी। शोहरा आफाक तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले तुर्क अदाकार एंगिन अल्तान पाकिस्तान का दौरा करके वतन वापस चले गए। उनकी लाहौर यात्रा ज़ुबान ज़द-ए-आम रही। सोशल मीडिया में भी पोस्ट और मीम्स के अंबार लग गए। जी तो इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब को भी कोरोना हो गया है और अल्लाह ताला सेहतयाब करे मौलाना तारिक जमील समेत उन तमाम लोगों को जो कि इस वक्त कोविड से इफेक्टेड हैं, मुतासिर हैं और उन हम सब को महफूज रखे जो कि बेहतियातियाँ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला बस अपना ख़ास करम और अपना फजल रखे कि हम लोग इस वबा से, इस मुहलिक जिसे कहना चाहिए वायरस से महफूज रह सकें और इसके नतीजे में हमारे मुल्क में जो शरह अम्वात है वो कम हो, बल्कि वो ना हो, हम लोग उससे बच सकें। सो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं मौलाना तारिक जमील के लिए, जिन्होंने टेस्ट अपनी ट्वीट करके
कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की है। इस वक्त रावलपिंडी CMH में ज़ेर इलाज है। बिल्कुल, और मौलाना तारिक जमील ने आवाम से दुआ की अपील भी की है, तो हम सब की दुआ है कि मौलाना साहब जल्द सेहतियाब हों। वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया है और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है, और साथ ही उनकी सेहतियाबी के लिए वज़ीर आज़म भी दुआ गो हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ लाहौर में होने वाले PDM के जलसे से मुतल्लिक अहम खबर की। लॉन्ग मार्च कब होगा? PDM क़यादत लाहौर जलसे में हतमी तारीख नहीं दे सकी, लेकिन बात सबने की है कि लॉन्ग मार्च होगा। हाँ, ये बस एक्सपेक्टेड था। मौसम है, कोविड है, आपस के इख्तलाफात हैं, ग्रीन एंड रेड सिग्नल्स हैं, सो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें ये ट्रेन कब चलती है, कहाँ रुकती है, कितना रुकती है, क्या अपने फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच भी पाएगी या नहीं, ये वो तमाम सवालात हैं जो PDM के इन तमाम जलसों के साथ हमेशा किए जा रहे हैं। पहले जनवरी, अब फरवरी। लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने की जो ये स्पीड है वो लगता है स्लो होती जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। मौसम बहुत शदीद होता है इन दिनों, बहुत शदीद होता है, और जनवरी फरवरी इस्लामाबाद इज नॉट अ गुड वेदर कि वहाँ सिट इन किया जा सके। बिल्कुल, और ऐसे ही है, कल भी हमने देखा, और कल मेरा ख्याल है कि जलसे में कितने लोग आए थे। इसके बाद एक ऑपोजिशन पार्टीज के लिए फैसला भी आसान हो गया होगा कि क्या हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए और कब करना चाहिए। मौलाना साहब ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेकर रहेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया। बिलावल ने भी ये कहा कि लॉन्ग मार्च होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है मुल्क की तरक्की क्वारंटीन हो चुकी है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर देखें ना हमजा, तो वज़ीर आज़म ने जो कहा, जो लोग तादाद गिन रहे थे, नंबर गिन रहे थे, उसके ऊपर भी उन्होंने एक अपनी गुफ्तगू में बात की है। वज़ीर आज़म ने PDM के लाहौर जलसे पर रद्द-ए-अमल करते हुए ट्वीट में लिखा कि आज मुझसे NRO मांगने के लिए बड़ी और इंतहाई महंगी कोशिश की गई। सो बड़ी का मतलब है उन्होंने एक्नॉलेज ज़रूर किया कि ये जो है ना एक बड़ी एफर्ट भी थी, और लोग वो जो नंबर के कितने लोग थे, क्या थे। जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि एक बड़ी कोशिश है, तो फिर आई थिंक ये यूज़लेस है कि आप कहें कि 10 लोग थे कि 25 लोग थे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, अफसोस से कहता हूँ मेरा हमेशा की तरह उन्हें एक ही जवाब है। उनको मेरा जवाब है कि NRO नहीं मिलेगा। मतलब मेरा जवाब है उनको। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, और इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए PDM का जलसा फ्लॉप शो करार दिया और कहा कि जलसे में 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आए थे। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। ये एक जलसा जिसकी कि इतनी हाइप बनाई गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि ये रेफरेंडम होगा, पाकिस्तान का रेफरेंडम होगा, तो ये 10-15 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं है। अगर यही इनकी मैक्सिमम ताकत थी तो फिर के बारे में तो इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये पॉलिटिकली इररिलेवेंट थे और ये पॉलिटिकली इररिलेवेंट हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। PDM ने लाहौर में कामयाब और बड़ा जलसा करने का दावा किया। मरियम नवाज ने लाहौरियों का शुक्रिया भी अदा किया। क्या आप समझती हैं कितनी तादाद थी कि शुक्रिया अदा करना चाहिए था? फ्लॉप शो था या नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सबसे पहले तो देखें, इसमें मेरा ख्याल है कि हमने तो यही कहना है जो एक्चुअल है, लेकिन कुछ न्यूट्रल लोग जो हैं उनकी भी राय कल से रात से आ ही रही है। तो एवरेज जो इसमें बन रही है ये 10 से 11 हज़ार लोग थे। लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि चले फी पार्टी ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की 11 जमातें थी, तो हर जमात के हिस्से में एवरेज लगाएं तो 1000 से 1500 बंदा आ गया। अब ये तो सवाल ही ख़त्म हो गया बिलावल से और मरियम से पूछना कि कितने आदमी थे। अवाम ने ये जो इतना जोर लगा के चीखें मार रहे थे, अवाम ने इनको ऑलरेडी बता दिया। उन्होंने अपना ना सिर्फ फैसला सुनाया और बिलखुसूस क्वारंटीन करने का मशवरा मैं इनको देती हूँ कि अब पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की सारी लीडरशिप अपने आप को क्वारंटाइन करे और फिर उन वर्कर्स को, उन अपने कारकुनों को भी
ये मरियम साहिबा को और बिलावल को एडवाइस करनी चाहिए थी कि उन्होंने उनकी जिंदगियों को खतरे में झोंका और एक लोकल स्प्रेड का ये लोग वजह तो बने, तो अब अपने आप को क्वारंटीन करें। और उन तमाम लोगों को मेरा मैसेज है कि अब देखिएगा कितना ही आप लोगों का ख्याल करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप लोग कोविड आपको होता है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे बहन भाई जिन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, हम उनको अपील करते हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन करें और अपने फैमिली को अगर आप यहाँ से इन्फेक्शन कैरी किया तो उसे बचाएं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसपे मैं अर्ज करूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फरा आपको जो अंडरस्टैंडिंग आई है, उन्होंने कहा कि स्ट्रगल इन्होंने बड़ी की, एफर्ट बड़ी की कि लीडरशिप कभी गली गली जाके दावतनामे नहीं बांटती, लेकिन उसके बावजूद इतना फ्लॉप शो। मैं सुबह का टाइम है, मैं सही बात बताऊं, हमें पता था कि इतना बड़ा शो नहीं होगा, लेकिन इतना बुरा होगा ये भी हमें अंदाजा बिल्कुल नहीं था। हमें ये था कि 11 जमातें हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है मुसर्रत साहिबा, लेकिन लुटिया डबो दी अपनी सियासत। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि वो नेशनल रिकंसिलिएशन डायलॉग के लिए तैयार है। ये वज़ीर आज़म ने पहले नहीं कभी कहा था, ये अभी उनकी तरफ से मतलब ये बात आई। दूसरी बात ये, बिलावल भुट्टो ने अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा, बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि अब जो है हमसे मुलाकात करने का, बातचीत नहीं होगी, अब हमें फोन शोन करने का, हमसे मुलाकातें करने का, हमें कुछ ऑफर करने का कोई फायदा नहीं। मरियम नवाज ने भी अपने खिताब में यही कहा, उन्होंने कहा कि अब हम NRO नहीं देंगे। तो ये कहाँ NRO लेने की बात होती थी, अब NRO देने की बात कर रही है। वो तो क्या हुकूमत वाकई कोई NRO मांग रही है? अच्छा देखिए फराह, सबसे पहले तो ये कि इनको इस तरह की बातें करते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और रियासत के जो हेड की हैसियत से उनको यही बनता है, हमारी कोई इनसे अना की लड़ाई नहीं है, जाती है नहीं लड़ाई, इसीलिए हमें पता था कि इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी ही है, ये औकात थी सियासी। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपील की, हमने 12 इनसे अपील की कि अपना जो, अगर आपका वोट बैंक पब्लिक की सपोर्ट है तो 2 महीने बाद अपना खाड़ा लगा लीजिएगा ना सियासी। लेकिन आपने फिर भी किसी की अपील को नहीं माना और अपने लोगों की जिंदगियों को इतने मोहलिक बीमारी के आगे एक्सपोज किया। अभी हम इनसे ये कहते हैं कि अगर वाकई इनको लगता है कि वोट को इज्जत देने की जरूरत है तो आए बैठे ना, हम इनके साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स करने को तैयार हैं, हम इनके साथ जिस तरह की भी रिफॉर्म्स ये चाहते हैं वो हम करने को तैयार हैं, उसमें तो हमारी कभी भी इनको हमने मना नहीं किया। लेकिन आगे देखें, पहले अभी जिस तरह से इन्होंने अपना वो कहते हैं ना सियासी ताबूत में आखिरी कील खुद ठोंका इन दो मैं क्या कहूँ सियासी तौर पर नाबालिग बच्चों ने, इतनी उम्रों के बावजूद ये खातून कुछ नहीं सीखी। कम अज कम वो कहते हैं ना कि सबसे पहले जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है उसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी। शी इज ऑल द टाइम रेडी टू पनिश द पीपल, अपने चचा को पनिश करने के इरादे, कजन के साथ लड़ाइयां, खानदान में फसाद, उसके बाद वही चीज इन्होंने अपनी जमात में की। और आज इन्होंने चौक चौराहे के अंदर लाहौर जैसे शहर में जहां पे इनकी सबसे ज्यादा सीटें थी, अपनी सियासत को अपने हाथों से दफन किया। किस मुंह से ये धरने की बात करते हैं? और वो भी शौक पूरा हम इनको करने देंगे जैसे हमने कोई रुकावट नहीं डाली। पंजाब में कहीं कोई चीज रिपोर्ट हुई हो तो ये आके बैठ जाए, हमारे साथ डायलॉग कर ले। लेकिन फिर भी हम इनको कहते हैं कि बंद गली में आप जा चुके हो, अगर आप डायलॉग करना चाहते हो तो हमारे दिल दरवाजे सब कुछ खुला है। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा। जो मुझे जो सबसे अच्छी ट्वीट लगी, काफी ट्वीट्स आई थी हुकूमत की तरफ से, जो वज़ीर आला साहब ने की, वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट की कि ये जलसी थी और मैं लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ना लाहौरियों ने खास ख्याल रखा है, SOP फॉलो किए हैं। तो हुकूमत की तरफ से और हर जी शऊर जो शख्स था वो ये कहता रहा कि ये जो PDM के जलसे हैं ये कोरोना फैलाने का सबब बनेंगे। लेकिन वज़ीर आला साहब की इस ट्वीट के बाद और एक्नॉलेजमेंट के बाद कि SOPs का खास ख्याल रखा गया, खुदा ना खास्ता लाहौर में केसेस बढ़ जाते हैं तो क्या हम ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाएंगे क्योंकि जलसे की वजह से ये लोग जो है ज्यादा आए थे इसलिए कोरोना फैल गया? मुसर्रत साहिबा देखें, सबसे पहले तो वो सोशल डिस्टेंसिंग आपको भी पता है कि इन्होंने ये जो स्टेज और अरीना बनाया था, ये कोई मेरा ख्याल है 30% एरिया पे 25 से 30% की रिपोर्ट हुई, जो पूरा ग्राउंड है उसका। उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा हुआ कि किलोमीटर्स के किलोमीटर्स तक कुर्सियां और बंदे थे। और अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि आपकी मेन लीडरशिप की स्पीचेस रहती हैं और ग्राउंड खाली हो जाए, और ये आपने होते हुए देखा। क्योंकि क्राउड जब किराए का होता है, बिरयानी पे आप लेके आते हो, दिहाड़ियां दे के लेके आते हो, तो फिर वो इतना ही बेचारे ठंड में बैठ सकते हैं, वर्कर बैठता है चाहे सारी रात आप बिठाएं। बट
और या अगर कोई अपनी वजह से कॉज के लिए कोई निकली हो अवाम, वो बैठती है। बाशऊर लोग जो किसी मकसद के लिए निकले हो वो बैठते हैं। किराए वाला क्राउड कभी नहीं बैठता। तो रेंटे क्राउड तो इनके सारे शोज फ्लॉप हुए। लेकिन ठीक है, मैं आखिरी बात करूं, ये था हमने इनको पहले जो बात की थी, अभी तो आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग थी और बड़े कम महदूद लोग थे। कल को अगर लाहौर में कोविड केसेस बढ़ते हैं तो फिर आपको लोग ज्यादा तो नहीं नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो जो अभी तो आप तारीफ कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, लोग भी कम थे। नहीं फरा जी, फरा उसमें हुआ ये कि जो धक्कम पेल हुई, द मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड जलसा अगर मैं ये कहूँ लाहौर की तारीख का, तो वो ये था। मीडिया ने, आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया, और कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो अल्लाह की तरफ से होगी, आवाम आई नहीं। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने धक्कम पेल की, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हुआ। लेकिन उससे अगली बात मैं करूँ, हमने इनको कहा था कि हम कानूनी वे में कानून का वार करके आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वो अब हम उसका हक रखते हैं कि जो इंसदादे कोरोना ऑर्डिनेंस है उसके तहत जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, जितने भी ये, उनके ऊपर एफआईआर होगी, और कानून के मुताबिक जिस कानून पे हम लोगों के शादी हॉल बंद करते हैं, लोगों का कारोबार बंद करते हैं, उसी कानून के तहत क्योंकि जलसा करना उस ऑर्डिनेंस के तहत अनलॉफुल है, नहीं कोई कर सकता, रैलियां नहीं कर सकता। तो अब इनको कानूनी जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतना पड़ेंगे तमाम लोगों को, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स थे। हम आवाम को कुछ नहीं कहने वाले, बिकॉज आवाम मासूम अपनी मजबूरियों के हाथों जिस तरह से वो ठीक है, अब कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान इम्पोर्टेंट बात ये कि करने वाले डीजे भट्ट तो नहीं था ना, वो तो बेचारा दिहाड़ीदार है। उसने तो अपनी रोजी रोटी, इन सब लोगों को तो ये इसी तरह के इवेंट से जो है पैसे मिल रहे होते हैं और वो अर्न कर रहे होते हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद डीजे भट्ट था भी नहीं इसमें। अगर कोई स्टेज लगाने वाला हो या कुर्सियां लगाने वाला हो तो उन्होंने तो पैसे कमाने हैं इससे, वो तो शुक्र करते हैं कोई उन्हें इवेंट मिला है। और इस कोविड के दिनों में जहाँ पर शादियां भी नहीं हो रही और चीजें भी नहीं है, स्टेज के ऊपर लोग खड़े हैं, देखते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आगे कुछ बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पीडीएम ने लाहौर में तारीखी जलसा करने का दावा तो किया, मगर लोगों की तादाद काफी कम नजर आई। इस्तीफे देने के बारे में किसी रहनुमा ने कोई बात नहीं की, ना लॉन्ग मार्च की कोई हतमी तारीख तय हो सकी। आप क्या समझते हैं, जलसा कैसा रहा? देखिए, इसको बहुत ज़्यादा मुबालगा भी कर लिया जाए तो इसे एक कामयाब जलसा कहा जा सकता है। लाहौर के लोगों ने कम शिरकत की, सेंट्रल पंजाब से लोग आए, वैसे चारों सूबों से आए, इसलिए उसका जिक्र भी किया मरियम ने। तारीखी जलसा ये किसी एतबार से नहीं है, ये नाकामी की इब्तदा है। यहाँ से इस इत्तेहाद की नाकामी का आगाज़ होता है। ठीक है, ये भी बताइएगा कि आज एक और बात की गई ना कि मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में कहा है कि वो आने वाले दिनों में एनआरकी देख रहे हैं। ये कोई प्रेडिक्शन है उनकी या ये इरादा है उनका? हालात आपको सिर्फ जाते दिखाई दे रहे हैं? आपको हुकूमत की वो विजडम, वो विजन नजर आ रहा है कि वो संभाल सके इस सूरत हाल को पैदा होने से पहले? वो अनारकी कौन पैदा करेगा? अनारकी वही पैदा कर सकते हैं ना। यानी आप देखिए कि टोल प्लाजा पे उन्होंने फीस भी अदा नहीं की, काफिलों को रोका नहीं गया, पुलिस ने उन्हें छुआ तक नहीं, किसी को कहीं रोका नहीं है। तो अनारकी अगर पैदा कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं, पीडीएम ही कर सकती है ना, अपोजिशन ही कर सकती है। और हालत ये है कि इंडिया पे अगर आप जाएं ट्विटर पे तो बेशुमार हज़ारों मैसेजेस इनकी हमायत में वहाँ से आए हैं। ये वो असल में धमकी दे रहे हैं, और ताकतवर को धमकी नहीं देनी चाहिए, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। लोग इस मूड में बिल्कुल नहीं हैं कि कोई हंगामा आराई हो मुल्क में। लोग तरक्की चाहते हैं, माशी बहाली चाहते हैं, जो कुछ न कुछ पहली दफ़ा आगाज़ हुआ है। 2 साल तो ज़ाया ही हो गया, कोई प्लानिंग थी नहीं इमरान खान साहब की। लोग अदल चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं। थोड़ी सी जॉब्स पैदा हुई हैं टेक्सटाइल में, 2-3 लाख जॉब्स पैदा हुई हैं, दोबारा कुछ बहाली हो रही, कंस्ट्रक्शन में कुछ जॉब्स पैदा हो रही हैं, और अब जो नए मंसूबे हैं उसमें भी हो सकती हैं। तो अनारकी अगर पैदा करेंगे तो यही करेंगे, उसकी धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस धमकी का नतीजा उलट भी निकल सकता है। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे में कहा कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई। आपके ख्याल में इससे उनकी मुराद क्या है? उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। क्या नून लीग की ये तनकीद जायज़ है? देखिए, गुजारा ये है कि वो तो करंटीना में तो दुनिया की सारी इकानमी चली गई, और बहाली अगर शुरू हुई है तो सिर्फ चीन में हुई है, जहाँ ना इस तरह के चैनल होते हैं, ना इस तरह के लीडर होते हैं।
अमरीकी इकानमी 37% श्रिंक हो गई है। आखिरी जो फिगर था मेरा अंदाज़ा ये है कि 2-3% और हो गई होगी, और बेशुमार लोग मर गए। अब बहाली का अमल शुरू हुआ है, हमारे यहाँ भी अप्रैल में अगले साल शुरू हो जाएगा। इसलिए कि हम कोई अमीर मुल्क नहीं हैं और हम बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते, हमें जल्दी दवा नहीं मिल सकती, लेकिन शुरू हो जाएगा। इंडिया की इकानमी 8% श्रिंक कर गई है। हमारे यहाँ तो पहली लहर में बहुत कम नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को तो इस एतबार से एक मॉडल मुल्क समझा जाता है। लेकिन बहरहाल जो कर्ज़ों का इतना बड़ा बोझ था और कोरोना था, उसमें इकानमी को श्रिंक होना था और करंतना में जाना था। गई है हुकूमत की, उसमें गलतियाँ भी हैं, लेकिन उसमें पिछली हुकूमत की गलतियाँ भी। ठीक है शीर साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुज़ाकरात का वक्त जो है वो गुजर चुका है, अब बातचीत नहीं होगी बल्कि लॉन्ग मार्च होगा। तो हुकूमत की तरफ से कोई राब्ते किए जा रहे हैं ऑपोजिशन से? कोई इसका इम्कान है कि उन्हें कुछ ऑफर्स की जा रही हैं, जो मरियम नवाज भी कह रही हैं कि अब NRO नहीं देंगे? देखिए, ताली दो हाथों से बजती है। अगर ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो खान साहब वैसे ही कायल नहीं है बातचीत करने के। वो किसी के लिए नापसंदीदगी डेवलप कर लें तो उसे बरकरार रखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि कोई बातचीत हो जाए और कुछ चीज़ें तय हो जाएं, मगर वो तय ये नहीं, ये तो कह रहे हैं कि पहले वो इक़्तिदार से अलग हो। तो वो इक़्तिदार से क्यों अलग होगा? कभी दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि अपने मुखालिफ के कहने पे कोई आदमी इक़्तिदार छोड़ दे? वो एक मरहूम अखबार नवीस थे बड़े मशहूर, तो उन्होंने एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप जमहूरियत की खातिर वज़ारत आला छोड़ दें, बहुत पुरानी बात है। तो वो बड़ी लंबी तकरीर किया करते थे। तो नवाज शरीफ माइक पे आए और उन्होंने कहा कि लोगों ने एहतजाज किया, इसके बावजूद आप माइक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और मुझसे कहते हैं कि मैं इक़्तिदार छोड़ दूं। ऐसा भी कभी होता है दुनिया में? बिल्कुल ठीक है। हारून साहब साथ ही मौजूद रहिए। महमूद अचकज़ई साहब ने लाहौर में जलसा करते हुए लाहौरियों से खिताब करते हुए लाहौर की ही तौहीन की, लाहौरियों की तौहीन की। उन्होंने क्या कहा, पहले वो बात को सुनाते हैं। हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। जी हारून साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर खामोशी मरियम नवाज की, नून लीग की, कैसे देखते हैं? जनाब वाला, इनके जो दादा थे वो 1880 में अंग्रेज़ों के मुलाजिम थे और वो उसकी शरात ये थी कि 100 आदमी वो मुहैया करेंगे। और संडे मंज जिसके नाम पे एक शहर भी है, उसकी बग्गी बलोच सरदारों ने खींची थी। अब सारे बलोच तो ऐसे नहीं, बलोच वैसे हैसियत मजमूई तो बड़े खुददार हैं, तो ना पश्तून ऐसे हैं। लेकिन ये अपना रंजीत सिंह की काबल तक हुकूमत रही थी। कौमों पे अच्छे और बुरे वक्त आते हैं। पंजाब पे बड़ा बुरा वक्त आया था सिखों के हाथों। शाही मस्जिद में, लाहौर की बात, शाही मस्जिद में जो 200-300 बरस से आबाद, 300 बरस से आबाद चली आती थी, 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ और वो अंदाज़ा लगा लें कितने अरसे के बाद रंजीत सिंह की हुकूमत आई है। तो उसके बाद सारा हिंदुस्तान जो है वो उस पर अंग्रेज़ हुकूमत कायम हो चुकी थी। तो पंजाब उससे कैसे बच सकता था ख़ास तौर पे अलग से, जबकि उन्होंने सिखों को शिकस्त दी, उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त नहीं दी। और ये अपना गफ़ार खान का ख़ानदान भी है, ये भी अंग्रेज़ों का मददगार रहा, और बलोच भी रहे और पश्तून भी रहे, अच्छे लोग भी थे बुरे। सिंध असम्बली ने करारदाद पास की पाकिस्तान के हक़ में, बंगाल में मुस्लिम लीग बनी। लेकिन पाकिस्तान तब बना जब पंजाब ने उसकी हमायत की, और जब पंजाब ने हमायत की तो बेदरेग हमायत की और डट के की, और पंजाब के नौजवानों ने इसको मुमकिन बनाया, यूनियनिस्ट पार्टी की शिकस्त को भी और कांग्रेस की शिकस्त को। बिल्कुल सही साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे उनके इस जुमले को या इस बात को समझने के लिए ना आप लोगों को बैटल ऑफ सारागाड़ी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। ये वो जंग थी जहाँ पे कि सिखों ने, चंद सिखों ने एक बड़ी तादाद में कबायली जो थे उनको शिकस्त दी थी, या कह लें कि वो उन्होंने किला जन हो गए थे और फिर वो उन्होंने कोशिश की थी इंटरवीन करने की और बड़ी देर तक उन्हें रोका रखा था। सो ये तो हिस्टोरिक कुछ फैक्ट्स हैं जिनका जख्म जो है वो अभी तक दिल पे अगर लिए हुए हैं महमूद अचकज़ई साहब, तो वो कोई मुनासिब बात नहीं। इसे कि सिख गोरखा रेजिमेंट, सिख और गोरखा रेजिमेंट जो है ये अंग्रेज़ों की एक बड़ी मशहूर रेजिमेंट थी। और मुझे इस बात का दुख है कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग का रिसेंटली नारा लगाया ख्वाजा सादर रफीक साहब ने, साथ ही मौजूद थे स्टेज के ऊपर, लेकिन
नून लीग ने आके इस चीज़ की मजम्मत नहीं की। लाहौर में ये मुंतज़िम नून लीग थी, मेज़बान नून लीग थी। नून लीग को फौरी आकर इसके ऊपर जो है तरदीद करनी चाहिए थी, मजम्मत करनी चाहिए थी, कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन नून लीग ने बात नहीं की। मगर ये हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, क्योंकि बैटल ऑफ सारागाड़ी इज़ देयर, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आर देयर, कैन नॉट बी डिनाइड। सब जानते हैं कि वहाँ सिखों ने एक जो है ना बहुत बड़ा मार्का जो है वो सर अंजाम दिया, तो अगर उसका जख्म और उसका दुख अभी तक दिल में है तो उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।